हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक गुणक पर ही एक बार पुनः चर्चा करने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने गुणक के गणितीय प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसके लिए हमने 4 क्वेश्चन लिए थे और उनको हल करना आपको सिखाया था। उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 5 प्रश्नों को सिलेक्शन किया है। उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन लिया है, यदि c बराबर 100, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है c बराबर 100 प्लस 0.8y, जहां i बराबर 20 दे रखा है तो हमको y का मान पूछा गया है। साथ ही एमपीसी अगर 0.9 हो तो y नया क्या होगा और नवीन गुणक का मान क्या होगा। 3 चीज पूछी है। इनकम हम इन्वेस्टमेंट दे रखा है 20, तो सबसे पहले पूछा है y क्या होगा, नंबर 1 क्वेश्चन है। सेकंड इसी में पूछा गया यदि एमपीसी बराबर 0.9 हो जाए तो फिर नया y क्या होगा, वह गुणक का मान क्या हो। 3 चीज पूछी है। तो देखिए y बराबर c प्लस आई, क्योंकि g है ही नहीं तो हमको g लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए y बराबर 100 प्लस 0.8y i इजिकल टू 20, तो ये हो गया y इजिकल टू 120 प्लस 0.8y, y माइनस 0.8y इजिकल टू 120, तो 0.2y इजिकल टू 120, तो y होगा 120 डिवाइडेड बाय 0.2, तो y होगा 600। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एमपीसी का मान 0.9 हो तो क्या होगा। तो अब देखिए इसी को करते हैं। सेकंड हम लिख रहे हैं यदि एमपीसी इजिकल टू 0.9 हो तो क्या होगा। देखिए तो ये हो जाएगा y बराबर c प्लस आई, तो y बराबर 100 प्लस 0.9y। देखिए एमपीसी ये 0.8 था, इसकी जगह 0.9 दे रखा था, हमने 0.9 कर दिया प्लस 20, तो ये हो जाएगा y बराबर 120 प्लस 0.9y, तो y माइनस 0.9y इजिकल टू 120, तो 0.1y इजिकल टू 120, तो y इजिकल टू 120 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट हटा के 0 लगेगा, तो y आ गया 1200। ये दूसरी चीज आ गई हमारी। अब ये पूछ रहा है कि गुणक का मान क्या होगा, कब, जब एमपीसी 0.9 हो। तो देखिए गुणक का मान क्या निकालेंगे, गुणक का मान होता है k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.9, तो 1/0.1, तो गुणक का मान क्या होगा, k बराबर 10। ये तीनों चीजें पूछी गई थी, इस सवाल में तीनों चीजें पूछी गई थी। तो नवीन गुणक का मान 10 होगा, पहले आय का साम्य स्तर 600 होगा, दोबारा आय का साम्य स्तर 1200 होगा और गुणक का मान 10 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमने इसको हल किया। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम हल करते हैं। बहुत सिंपल होते हैं ये सवाल, पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार मैथ्स का कोई सवाल देख लेते हैं तो पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि मैथ्स तो मुझे नहीं आएगा और उस सवाल को छोड़ देते हैं। जबकि मैथ्स का सवाल अगर हम परीक्षा में हल करेंगे तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन, पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर माइक्रो आप करें, मैक्रो करें, कोई भी आप इकोनॉमिक्स का सवाल पेपर हल करें, अगर आपको कोई मैथ्स का सवाल मिल जाता है तो सबसे पहले मैथ्स के सवाल को हल करिए ताकि आपको 100% उसमें मार्क्स मिले। तो यही कारण है कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, माइक्रो में भी 93, 94 तक बच्चे लेकर आए हैं, मैक्रो में 97 तक मार्क्स लेके आए हैं और स्टेटिस्टिक्स में तो 100 में से 100 खूब सारे बच्चे लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा आप उसमें ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। c बराबर दे रखा है 300 प्लस 0.7y, IA यानी स्वतंत्र जो निवेश है वो 1000 है और दूसरा जो है प्रेरित निवेश दे रखा है वो देगा 400 प्लस 0.2y। तो ये देखिए, तो पूछा है तो संतुलन आय वह गुणक का मान बताइए। 2 चीज पूछी है, तो पहले हम संतुलन आय निकालेंगे।
संतुलन है y बराबर होता है c प्लस आई, g नहीं दे रखा इसलिए नहीं लिखा, तो ये होगा y बराबर 300 प्लस 0.7 y प्लस 1000। देखिए i बराबर होता है आई ए प्लस आई आई, तो इन दोनों को लिखेंगे 1400 प्लस 0.2 y, तो ये हो जाएगा y बराबर 1700 प्लस 0.9 y, तो y माइनस 0.9 y बराबर 1700, 0.1 बचेगा बराबर 1700, तो y बराबर 1700 डिवाइडेड बाय 0.1, तो y का मान होगा 17,000। ये सामने आएगा इस तरह। दूसरी चीज इसमें पूछी है कि गुणक का मान क्या होगा, तो गुणक का मान 1/1 माइनस MPC माइनस MPI, ये हमने प्रेरित जो निवेश है उसको शामिल करते हुए गुणक का मान लिखा। तो K बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस MPC, तो MPC का मान यहां देखिए 0.7 है और MPI का मान देखा है 0.2, तो 0.7 माइनस 0.2, तो K बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1 दैट इज 10, यानी गुणक का मान होगा 10 गुना। देखिए दोनों चीज पूछी है और हमने बिल्कुल जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है ये 17,000 आ गया, ये K बराबर 10 आ गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया, पहला हमने हल कर दिया, दूसरा हल कर दिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, जो क्वेश्चन पूछे हो आप उसके साथ साथ चलें, जो पूछे वही लिखते चले जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। आप साथ में क्या करें, कॉपी और पेन लेकर बैठें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तीसरा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 YD, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 60, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 40, टैक्स दे रखा है 0.10 y, यानी अनुपातिक कर है। तो पहली चीज पूछी है, फर्स्ट पूछा है नंबर 1 y क्या होगा, नंबर सेकंड इसमें पूछा है यदि निवेश 20 बढ़े तो दोबारा y क्या हो जाएगा, और उसी के साथ ये पूछा है y क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, टैक्स क्या हो जाएगा, वॉटेवर जो भी हम देख लेंगे वो। तो सबसे पहले देखिए y बराबर c प्लस आई प्लस जी, तो y बराबर 40 प्लस 0.8 YD प्लस इन्वेस्टमेंट 60, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40, और YD बराबर होता है y माइनस टी, तो YD बराबर आपका हुआ y माइनस 0.10 YT का मान लिख दिया, तो YD बराबर हो गया 0.9 y। तो यहां लिखेंगे y बराबर ये हो गया 140 प्लस 0.8, ये हुआ 0.9 y, यहां से लिया YD का मान, तो हो गया y बराबर 140 प्लस 0.72 y, तो y माइनस 0.72 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 140 तो 0.28 y 140, तो y का मान हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 0.28, तो y का मान हो जाएगा 500। थर्ड क्वेश्चन है, y का मान आ गया आपका 500। अब देखिए अगर निवेश 20 बढ़ जाए, क्या बोल रहा है, निवेश 20 बढ़े तो क्या होगा, तो यहां देखिए निवेश 20 बढ़े तो हमको क्या करना है, y बराबर c प्लस आई प्लस जी, तो y बराबर 40 प्लस 0.8 YD प्लस इन्वेस्टमेंट 80 हो गया, 60 के देखिए इन्वेस्टमेंट 60 प्लस 20 हो गया तो 80 हो गया प्लस 40, तो ये हो गया y बराबर 160 प्लस 0.8 0.9 y, तो y बराबर हो गया 160 प्लस 0.72 y, तो y माइनस 0.72 y बराबर 160, तो 0.28 y बराबर 160, तो y बराबर 160 डिवाइडेड बाय 0.28,
तो हमको क्या करना है, 28 का 160 हो गया, तो 571 ये आएगा 571.428 हमारी इनकम आई 571.428। अब ये पूछा टैक्स क्या होगा, तो टैक्स बराबर 10.10y बराबर 0.10 गुणा 571.428 दैट इज 0.10 से गुणा करेंगे तो 57.1428 ये हमारा टैक्स का मान हो जाएगा। और अगर इधर टैक्स निकालना है, इधर आएगा 0.10y बराबर 0.10 गुणा 500 दैट इज 50। अगला पूछा गया है खर्च योग्य आय कितनी होगी, तो वाई डी बराबर होता है y माइनस टी, तो 500 में से आपने 50 घटा दिया तो 450। यहाँ वाई डी बराबर होता है y माइनस टी, तो 571.428 माइनस 57.1428 ये घटा देंगे तो आ जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है कंजप्शन कितना होगा, तो कंजप्शन बराबर हो जाएगा, यहां देखिए 40 प्लस 0.8 गुणा 5450 450 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रिजल्ट आएगा C इजिकल टू 400। इस प्रकार से जो भी चीज पूछे आप इधर भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो कोई भी सवाल में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये हमने तीसरा क्वेश्चन किया कि निवेश को 20 बढ़ाया, तो हमने क्या किया, पहले 60 था निवेश, यहाँ क्या कर दिया 80 कर दिया, तो रिजल्ट चेंज हो गया। इसी प्रकार से सी का मान भी वहां चेंज हो जाएगा। चूंकि ये पहले भी पूछा है इसलिए मैंने इसी में निकाला है। अगला सवाल जो है वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उस क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या पूछा गया है, उस हिसाब से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि C बराबर 40 प्लस 0.8 वाई डी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, C बराबर 40 प्लस 0.8 वाई डी, इसमें I बराबर 60 दे रखा है, I बराबर आपको 60 दे रखा है, तो हमने लिखना I बराबर 60, G बराबर 40 दे रखा है, T बराबर 0.10 वाई दे रखा है। ओहो, ये तो हमने वही लिख दिया। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये वाला है 40 प्लस 0.8 वाई डी, I बराबर 60, G बराबर 40। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब यहां से चेंज है, T बराबर 50 प्लस 0.10 वाई, T बराबर दे रखा है 50 प्लस 0.10 वाई, और R का मान भी दे रखा है 50, और वाई डी बराबर देखा y माइनस टी प्लस आर। डिस्पोजेबल इनकम में क्या है, इनकम में से पहले टैक्स घटाएंगे और हस्तांतरण भुगतान को जोड़ेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, वो तो ठीक है। तो देखिए पहले पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 y क्या होगा, t क्या होगा, और विशुद्ध t कितना होगा, विशुद्ध कर यानी क्या होगा। दूसरी चीज है कि सेकंड इसने पूछा है, सेकंड को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। तो यहां देखिए y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी, तो y बराबर 40 प्लस 0.8 y माइनस टी प्लस आर, ये वाई डी का मान सूत्र लिख दिया, प्लस i का मान 60, f g का मान 40। तो y बराबर हो गया 140 प्लस 0.8 y माइनस टी का मान लिख देते हैं, यहां पर t का मान है 50 प्लस 0.10 y प्लस r का मान 50 लिख देते हैं। तो ये आया y बराबर 140 प्लस 0.8 y माइनस 50 प्लस माइनस 0.10 y प्लस 50, तो माइनस 50 प्लस 50 कट गया, तो y बराबर है 140 प्लस 0.8 गुणा 0.9 y, तो y बराबर है 140 प्लस 0.72 y, तो y माइनस 0.72 y सॉरी 0.28 y 140, तो y बराबर 140 डिवाइडेड बाय 0.28 का भाग देंगे तो
तो y बराबर पहले भी 500 आया था पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी 500 आया। अब देखिए टैक्स पूछा गया है, तो टैक्स बराबर हो जाएगा, टैक्स बराबर है 50 प्लस 0.10y, तो टैक्स बराबर 50 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 500, तो t बराबर 50 प्लस 50, तो टैक्स हो गया 100। अब ये बोलता है विशुद्ध टैक्स, विशुद्ध कर के लिए कर माइनस हस्तांतरण भुगतान किया जाता है, तो 100 माइनस 50 दैट इज 50, ये तीनों चीज आ गई। अब ये पूछ रहा है यदि कर की दर 0.08 हो जाए तो क्या करना है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड है, ये पूरा हो गया हमारा। तो हम देखेंगे कि अगर कर की दर 0.8 हो जाए तो क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट में करता हूं। कर की दर 0.08 होने पर y t व विशुद्ध t ज्ञात करो, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो देखिए y बराबर c प्लस आई प्लस जी, तो y बराबर 40 प्लस 0.8 y माइनस टी प्लस आर, और ये t जो है ये t हो गया आपका 50 प्लस 0.08 y, ये चेंज हो गया, पहले 0.1 था 0.08 हो गया। ये देखिए प्लस 60 प्लस 40, तो y बराबर हो गया 140 प्लस 0.8 y माइनस 50 प्लस 0.08 y प्लस 50, तो ये आया y बराबर 140 प्लस 0.8 y माइनस 50 माइनस 0.08 y प्लस 50, माइनस से प्लस कट, प्लस माइनस कट गया, तो आया y बराबर 140 प्लस 0.8, इसको करेंगे तो आएगा 0.92 y, तो y बराबर होगा 140, 0.92 y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.736, 0.736 y, तो y माइनस 0.736 y दैट इज 140, तो 0.736 घटेगा तो 0.264 बचेगा, तो 0.264 y बराबर 140, तो y बराबर 140 डिवाइडेड 0.264, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 530.3, ये आपका रिजल्ट आया y बराबर, तो आया y बराबर 530.3। अब पूछा टैक्स, तो टैक्स आपका हुआ 50 प्लस 0.08 y, 50 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई 530.3, ये टैक्स निकाला। तो अभी आपका टैक्स का मान है 92.424। फिर अगर आपसे पूछा गया विशुद्ध टैक्स किसको कहेंगे, विशुद्ध कर, तो टैक्स माइनस आर, तो 92.424 माइनस 50 दैट इज 42.424। इस प्रकार से देखिए जैसे जैसे जो स्टेप बोला जाए उसी स्टेप के साथ चलेंगे तो आ जाएगा ये विशुद्ध करके राशि आएगी 42.424। तो जो क्वेश्चन बोलता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। यहाँ क्वेश्चन ने बोला कि कर की दर 0.08 हो गई, तो पहले 0.10 थी, 0.10 की जगह हमने 0.08 करी। बाकी क्वेश्चन वैसे के वैसे हमको सोल्व करना है, तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको देखते हैं। 5th क्वेश्चन है इस वीडियो का। पहले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे, अभी इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े छोटे थे। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, C इजिकल टू 20 प्लस 0.8 YD
इन्वेस्टमेंट गिवन 50, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन 20, टैक्स गिवन 10। तो ये पूछ रहा है कि y क्या होगा, c क्या होगा, टैक्स c क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, सेविंग क्या होगी, और रिसाव व इंजेक्शन को बताओ। और एक और चीज पूछिए, सरकारी व्यय की मद बताओ। देखो सबसे पहले y निकालते हैं, तो y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी। तो y बराबर 20 प्लस 0.8 वाई डी प्लस 50 प्लस 20। तो y बराबर हो गया 50 और 20 और 20 90 प्लस 0.8 y माइनस टी। तो y बराबर हो गया 90 प्लस 0.8 y, टी का मान दे रखा 10 लिख दिया यहां पर। तो y बराबर 90 प्लस 0.8 y माइनस 8। तो यहां आ जाएगा y माइनस 0.8 y इजिकल टू 82 बचेगा। तो 0.2 इजिकल टू 82, 0.2 y इजिकल टू 82। तो y आएगा 82 डिवाइडेड बाय 0.2। तो y का मान लिखेंगे 82 को 0.2 से डिवाइड करेंगे हम, तो आएगा 410। देखिए ये निकाल लिया हमने। अब पूछा है y आपका आ गया, वाई डी बराबर होता है वाई माइनस टी। तो वाई डी, वाई एम आपका 410, 410, टैक्स का मान 10, तो वाई डी आपका आ गया 400। इसके बाद में कंजप्शन आपको निकालना है, तो कंजप्शन बराबर 20 प्लस 0.8 वाई डी आपका है। तो सी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई डी का मान 400 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 320। तो ये आया 320 का 340, इसी का मान आ गया। अच्छा अब आपका क्या होता है, वाई डी बराबर होता है सी प्लस एस। एस बराबर होगा वाई डी माइनस सी। सेविंग निकालनी है, तो ये आपका खर्च हो गया है आपकी 400 माइनस 340 खर्च किया, तो सेविंग आ गई आपकी 60। ये सारी चीजें आ गई, y आ गया, c आ गया, वाई डी आ गया, s आ गया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है रिसाव और इंजेक्शन। तो हम इनको लिख लेते हैं, y बराबर 410, वाई डी बराबर 400, c बराबर 340, s बराबर 60। ओके, अब जो पूछा है उस पर हम चलेंगे। सबसे पहले पूछा है रिसाव। रिसाव जो है गुणक में रिसाव होता है सेविंग प्लस टैक्स। तो सेविंग हमारी हुई 60, टैक्स हुआ 10, तो रिसाव हुआ 70। इंजेक्शन यानी गुणक को बढ़ाने वाले तत्व, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दोनों गुणक को बढ़ाते हैं, तो I प्लस जी कर सकते हैं। तो 50 प्लस 20 बराबर 70। तो S प्लस T बराबर है I प्लस जी, 70 बराबर है 70, अर्थात बजट संतुलित है। ओके, अब एक और चीज है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 20, टैक्स है 10। तो देखिए ये जो है इसमें टैक्स का है और उधार है, दो चीज से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया। तो टैक्स लिया 10, उधार लिया 10। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर ये पूछा गया सरकारी व्यय की मद है, तो सरकारी व्यय की मदों में टैक्स की मद तो है 10 और डेफिसिट लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है 10। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई गुणक का सवाल आता है तो स्टूडेंट्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस वीडियो के साथ जैसे जैसे मैंने आपको सवाल करके बताए, इन सवालों को आप मेरे साथ हल करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, थोड़ा आपको स्पीड ज्यादा लगती है, तो इस वीडियो को थोड़ी स्पीड कम करके आप वीडियो को रन करें, या फिर आप उसको दोबारा रन करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
थैंक यू।